इसमें पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो देखिए, जूझ शीर्षक का हमने बताया था, मतलब जूझ का मतलब होता है संघर्ष, यानी कभी ना हार मानने वाली जो आपकी क्षमता है, जो शक्ति है, उसको जूझ कहते हैं। इसको एक शब्द आता है इसके लिए, जिजीविषा। तो जिजीविषा भी लिख सकते हैं। जूझ का अर्थ है जिजीविषा, यानी कभी ना हार मानना, कितनी भी कठिन और विपरीत परिस्थितियां आए। दूसरा, जो देखिए, जिस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, जो प्रश्न आपके लिए आता है, उस प्रश्न को पहले अच्छे ढंग से समझना है कि उस प्रश्न का जो शब्द है, जैसे औचित्य की बात कर रहा है, तो औचित्य का मतलब यह है कि ये शीर्षक जूझ जो है कितना उचित है, ठीक। और उसके बाद की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता, केंद्रीय का मतलब ये है कि क्या जो नायक है उसी के इर्द गिर्द कहानी रची गई है, उसके जीवन से संबंधित ही कहानी दर्ज है। तो हाँ, ये सत्य है। और कैसे इसका उत्तर लिखा हुआ है, कुछ आप अपने अनुभव के आधार पर और कुछ जो यहाँ चीजें बताई जा रही हैं उसको समझ करके आप इसको लिख सकते हैं। आपको पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए, कथा नायक आप लिख सकते हैं, कथा नायक जो आनंदा यादव है, वो जीवन भर विपरीत परिस्थितियों में जूझता रहता है। पिता का कड़क स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव, और उसका पाठशाला में न पढ़ने जाने देना, और उसके बाद भी जो आनंदा यादव है वो अपनी माता के साथ मिलकर के दत्ता जी राव के पास जाना और दत्ता जी राव के द्वारा उसको पढ़ने की अनुमति देना। उसके साथ ही साथ जब वो विद्यालय जाता है, विद्यालय में एक छात्र द्वारा उसको परेशान किया जाना और परेशान करने के बावजूद भी उसको पढ़ाई नहीं छोड़ना और हमेशा पढ़ाई करते रहना, मराठी भाषा सीखना, कविताएं लिखना सीखना, ठीक है। यानी वो अपने जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियां आई, चाहे खेतों में काम करना रहा हो, चाहे पाठशाला में रहा हो, उसने कभी भी हार नहीं मानी। इसलिए ये जो जूझ पाठ है वो नायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जूझ शीर्षक है वो पूर्णतया औचित्यपूर्ण। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। ये 2008 और 2009 में आया था प्रश्न। फिर ये प्रश्न देखिए किस तरह से आते हैं, उत्तर लगभग एक सा रहता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अध्यापक के रूप में सौंदलगेकर के चरित्र की विशेषताओं पर जूझ पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर भी लगभग वैसा ही होगा। फिर है काव्य रचना की ओर जूझ के लेखक की रुचि जगाने में उसके अध्यापक के योगदान पर प्रकाश डालिए, ठीक। फिर इसके बाद है श्री सौंदलगेकर जी के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई है। तो इस तरह से 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो एक है। क्या है कि श्री सौंदलगेकर जो है वो मराठी भाषा के शिक्षक हैं, वो मराठी भाषा पढ़ाते हैं और वो अपनी कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से लय और वाचन के साथ पूरी तरह से उस कविता में डूबकर, उसके भाव में डूब करके पढ़ाते हैं, ठीक है। वे भाव छंद लय के जानकार भी थे। एक आध बार कविता खूब गाकर सुनाते हैं। वो बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते हैं। उन्हें नई व पुरानी मराठी कविताओं के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। पढ़ाते समय वे अनेक कवियों से हुई अपनी भेंट के संस्मरण सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे और अपनी भी एक आध कविता सुना दिया करते थे। वे लेखक की कविता को देख उसे शाबाशी भी देते, साथ ही कविता की भाषा, लय, छंद, गति, अलंकार आदि पर अपना सूक्ष्म दृष्टिकोण भी व्यक्त करते। यानी कविता पढ़ाते और उसके बाद उसका जो दृष्टिकोण है, भाव है, जो जीवन से संबंधित चीजें हैं, उसको उसमें जोड़ देते थे। यानी बच्चों को पूरी तरह से उसमें रुचि पैदा कर देते थे, ठीक। वे लेखक की कविता को देखकर उसे शाबाशी भी देते, साथ ही कविता की भाषा, लय, छंद, गति, अलंकार आदि पर अपना सूक्ष्म दृष्टिकोण भी व्यक्त करते। इन्हीं विशेषताओं को देखकर लेखक को विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। इसलिए मैं भी कविता लेखन में रुचि देखकर सौंदलगेकर ने उसे अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह की पुस्तकें दी और लेखक को
उसके अध्यापक ने हर तरह से प्रोत्साहित कर काव्य सृजन में रुचिकर बनाया। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न था इसमें कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे हुआ, ये यानी सौंदल गेकर जी ने इसको शाबाशी दी, इसको उत्साहवर्धन किया इसका। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे इसका भाव ये जगता गया और उसकी रुचि जागृत हो गई। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर ये है कि जब तक लेखक के जीवन में कविता के प्रति लगाव उत्पन्न नहीं हुआ था, तब तक उसे बहुत अकेलापन सताता था। ठीक, उसे अपने जीवन से विशेष मोह नहीं रह गया था। जब उसे कविता लिखने और पढ़ने में रुचि आने लगी, तब से उसके जीवन में नया रंग भर गया, नया जोश, नया उत्साह भर गया और अब उसे अकेलापन अच्छे लगने लगा। क्योंकि कविता लिखने के लिए अकेलापन चाहिए, कविताओं को पढ़ने के लिए अकेलापन चाहिए। ठीक है, और अब वो चाहता था कि कविता लिखते समय उसे कोई रोके टोके नहीं। तो ये उसकी धारणा है, यानी उसका अकेलापन दूर हो गया। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं कि आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। आप लिख सकते हैं कि मेरे विचार से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था। दत्ता भी मानते थे कि लेखक के पढ़ने की इच्छा बहुत ही दृढ़ थी, क्योंकि वो अनुभवी थे, उनको पता था, और वे लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे। जबकि लेखक के पिता को उसकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो पढ़ाई के महत्व को नहीं जानता था। लेखक के पिता का स्वार्थ यह था कि लेखक दिन भर खेत का ही काम करे, जिससे लेखक के पिता दिन भर गांव में घूमते रहें और रखमाबाई के पास जा सकें। इसलिए दत्ताजी राव और लेखक की पढ़ाई के संबंध में सोच बिल्कुल सही थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। ठीक, यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। यानी अगर वो झूठ बोल करके दत्ताजी राव के पास नहीं जाती, ठीक है, मतलब तो शायद वो नहीं पढ़ पाता। तो इस अनुमान के आधार पर आपको उत्तर देना है। थोड़ा इसमें देखिए, आपको हिंट्स दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि लेखक और उसकी माँ झूठ का सहारा न लेते तो लेखक के पिता जीवन भर लेखक से खेती ही कराते रहते, खेतों का काम कराते रहते, खुद गांव भर में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर जाते रहते। लेखक कभी पढ़ लिख नहीं पाता और लेखक हमेशा अकेला ही रहता। और आज जो जितना लोकप्रिय हुआ है, जितना खुश रह रहा है, शायद वो कभी नहीं रह पाता। और जो कविताएं लिखा है, साहित्य लिखा है, उन कविताओं और साहित्य से सभी लोग वंचित रह जाते और लेखक खुद भी शिक्षित नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 5 जो प्रमुख प्रश्न थे उनके उत्तर आपको बताए गए हैं। थैंक यू बच्चों।